हेलो क्लास 9 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और आपको पूरा डिटेल में समझा भी देंगे कि किस टाइप का सवाल को हैंडल करना है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि आपका जो 29 जनवरी है उस दिन आपका फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम है और सेकेंड शिफ्ट में आपका है साइंस और मैथ का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और अभी इंग्लिश का ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, जो आपके 29 जनवरी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, ये पुराने सालों का पेपर है, इसलिए यहाँ से सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से सवाल रिपीट हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा साइंस का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और किस किस टाइप का सवाल यहाँ पर बना हुआ था। तो चलिए पहला सेक्शन जो होगा दोस्तों वो होगा पैसेज का। तो पहला सेक्शन में हम लोग पढ़ते पैसेज दिया हुआ है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पैसेज को देखकर आपको आंसर देना है। तो पैसेज पहले ध्यान से समझते हैं। क्या बोला गया है कि द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस एवरी 4 ईयर। ओलंपिक गेम जो होता है वो हर 4 साल में उसको स्टार्ट किया जाता है, 4 साल में उसका गेम का हेल्ड होता है। एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल कंट्री एंड टेक पार्ट इन द गेम्स। जितने भी एथलीट होते हैं, चाहे जो भी गेम खेलने वाले होते हैं, सभी एथलीट जो होते हैं वो सारे कंट्री से आते हैं। मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई खास कंट्री से ही आए, ठीक है। ऑल कंट्री से, यानी ऑल इंडिया, ऑल आपका कंट्री से है। इंटरनेशनल लेवल का ये गेम है और ऑल कंट्री से इसमें पार्टिसिपेट करता है सब कोई। मैनी काइंड ऑफ गेम्स, रेसेज एंड कंपटीशन आर नाउ अ पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स। बहुत सारा गेम होता है, ठीक है, बहुत सारा गेम होता है और ओलंपिक्स का पार्ट बहुत सारा गेम होता है। बहुत सारा गेम है, रेस है, दौड़ है, कंपटीशन है। वी इन इंडिया आर प्राउड ऑफ आवर हॉकी। हमारे भारत को काफ़ी ज़्यादा गर्व होता है ओलंपिक में, क्योंकि हमारा भारत जो है कबड्डी, हॉकी वगैरह में पार्टिसिपेट करता है। वी वेयर द ओलंपिक चैंपियंस इन हॉकी टिल 1960। 1960 के बाद से हमारा भारत जो है हॉकी में लगातार अच्छा कर रहा है ओलंपिक में। वी लॉस्ट द चैंपियनशिप इन रोम 1960। 1960 में हमारा जो इंडिया था वो चैंपियनशिप में रोम में, यानी इटली की जो राजधानी है रोम, वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था भारत को। बट वी वॉन द बैक इन द टोक्यो 1964। भले 1960 में हार गया था भारत हॉकी में, लेकिन 1960 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 64 में फाइनली यहाँ पर जीत हासिल हुआ था भारतीय टीम को। वी हैव लॉस्ट इट अगेन इन पाकिस्तान। उसके बाद से पाकिस्तान से हार गया था भारत। इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर एमोंग द बेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड। भारत और पाकिस्तान जो है वहाँ पर हॉकी का सबसे बेस्ट प्लेयर है। दे आर मोर स्किलफुल देन ऑल अदर। यानी पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान में जो प्लेयर है बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, बहुत ज़्यादा स्किल है। उसके बाद द ओलंपिक विक्ट्रीज ऑफ आवर प्लेयर है ब्राउट ऑनर टू द नेशन। हमारे देश जो है, यानी इंडिया का जो प्लेयर है वो हॉकी में जीतता है तो उसका पूरा श्रेय नेशन को देता है। यानी कि इंडिया का जो ये होता है, समझ लिया, गर्व से इंडिया का पूरा सर जो होता है वो ऊंचा हो जाता है जब भी कोई इंडियन प्लेयर बढ़िया करता है, चाहे वो क्रिकेट में करे, फुटबॉल में करे या हॉकी में करे या वुमेन्स क्रिकेट में करे। तो चलिए ये पैसेज था आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन पहला दिया है कि एथलीट्स हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स कम फ्रॉम। यानी एथलीट्स जो है, जो दौड़ने वाला होता है, खेलने वाला पार्टिसिपेंट जो होता है, वो कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ऑप्शन है फ्यू कंट्रीज, ऑल कंट्रीज, सम कंट्रीज या सिलेक्टेड कंट्री। तो पहले पैसेज में दिया था कि ऑल कंट्री, ठीक है, यानी पूरे भारत से पूरे वर्ल्ड से आता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि ओलंपिक्स गेम आर हेल्ड। ओलंपिक गेम्स कितने साल में होता है, ठीक है, ओलंपिक गेम्स कितने साल में होता है, तो वंस एवरी 4 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है द बेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड इज आर। कहाँ का आता है, तो बेस्ट हॉकी प्लेयर जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों का है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है दे आर द बेस्ट प्लेयर इन द हॉकी बिकॉज दे आर मोर। यानी कि भारत और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, किसकी वजह से, तो उन लोग का स्किल बहुत अच्छा है, स्किलफुल है वो। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कंट्री। कंट्री का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो कंट्री का मतलब देखिए स्टेट, नेशन, प्लेस या कैपिटल। तो कंट्री का मतलब होता है नेशन, यानी हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको राष्ट्र बोलेंगे। चलिए अब हम सेकंड पैसेज देखने वाले हैं। सेकंड पैसेज जो है गंगा नदी के बारे में बोला गया है कि द गंगा इज अ होली रिवर इन द हिंदूज। यानी हिंदू के लिए एक पवित्र नदी है गंगा, और गंगा को हम लोग पवित्रता के लिए माँ का संज्ञा देते हैं, यानी कि गंगा मैया कहते हैं इसको। आगे द हिंदूज कॉल द गंगा मदर गंगा, ठीक है, यानी कि हम लोग गंगा को गंगा माँ कहते हैं। एवरी हिंदू विशेज टू डाई ऑन द बैक्स ऑफ द होली गंगा। यानी गंगा में मन्नत मांगने के लिए जाता है सो दैट ही मे रीच हेवन
और सभी वहाँ पहुँचते हैं, खास करके इलाहाबाद में, जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ आकर आपस में मिलती है। इलाहाबाद द यमुना, यानी कि इलाहाबाद का अब नाम जो दोस्तों बदल गया है, इसको प्रयागराज कहते हैं। और आपको पता ही है कि अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, महाकुंभ लगा हुआ है, जो 144 साल के बाद लगा हुआ है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, क्या बोला गया है कि इलाहाबाद द यमुना, यानी कि प्रयागराज द यमुना ऑल्सो ज्वाइंट इन द मीटिंग प्लेस इन द नॉन एज त्रिवेणी और संगम। संगम कहा जाता है आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल। उसके बाद जो ये यूपी से बहते हुए कहाँ चल जाती है, बिहार में और बंगाल में, ठीक है, यहाँ आ जाती है। इट इज़ फ्लोज इनटू अ बे ऑफ बंगाल। उसके बाद ये फाइनली बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। उसके बाद देखेंगे आगे क्या बोला गया है कि द गंगा इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री। गंगा हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी नदी है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ से फ्लो करती है वहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। और खास करके इसमें खादर और बांगर नाम के दो मिट्टियाँ पाई जाती है दोस्तों। और जहाँ पर ये रहती है वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि गंगा नदी के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है। गंगा इज वेरी यूजफुल फॉर कंट्री, यानी हमारे देश के लिए गंगा बहुत ही जरूरी है। इट ब्रिंग्स विच द रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड स्प्रेड्स इट ऑन द लैंड ऑफ मेक इन अ वेरी फर्टाइल। यानी कि गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और पहाड़ों से निकलती जब है गंगा, तो बहुत सारी चट्टानों को काटते हुए वहाँ पर रिफ्ट वैली बनाते हुए आगे बढ़ती है। चट्टानों को काट कर ला कर सीधा यहाँ यूपी में जमा कर देती थी, यानी कि उत्तरी मैदान जिसको बोलते हैं, उत्तरी मैदान नॉर्दर्न प्लेन्स में जमा करती है, और बाकी ज़्यादा ये फर्टाइल होती है। The fields in this area produce two crops a year. The Ganga is also very useful for other way. Many saints and holy persons live on its bank. We can learn from which their teaching and wisdom. और गंगा नदी ऐसे भी पूजा का स्थल माना जाता है, गंगा नदी का क्षेत्र, इसलिए गंगा का बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारत में। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया व्हाट डज एवरी हिंदू विश टू डाई ऑन द बैंक्स ऑफ द होली गंगा। तो होली गंगा में क्या करना चाहता है सब कोई, ठीक है, होली गंगा में क्या करना चाहता है, तो डाई यानी कि चाहता है कि गंगा में स्नान करें और वहीं पर जो गंगा के आसपास में उसको जलाया जाए। सातवां क्वेश्चन है द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा यमुना इज नोन एज। जहाँ पर गंगा और यमुना मीट करती है, जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको त्रिवेणी कहते हैं, इसको संगम भी कहते हैं। आगे पूछा गया आठवां क्वेश्चन कि व्हाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल। तो व्हाट मेक्स लैंड वेरी फर्टाइल। लैंड जो जमीन जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल किसकी वजह से होता है, तो रिच सॉइल यानी कि बढ़िया मिट्टी की वजह से। आगे है हु लिव्स ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। गंगा के बैंक्स में कौन लिव करता है, तो सेंट बोल सकते हैं आप, सेंट यानी पुजारी लोग रहते हैं। उसके बाद है 10वां नंबर की ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द किंगडम ऑफ द गॉड। किंगडम ऑफ द गॉड मतलब क्या होता है, तो किंगडम ऑफ द गॉड का मतलब होता है हेवन। अब हम लोग देखेंगे ग्रामर सेक्शन को, सेक्शन बी जो हमारा राइटिंग एंड ग्रामर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। ठीक है, रांची जी या डेट दिया डियर मदर, यानी कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ को पत्र लिख रहा है कि इट इज़ लॉन्ग सिंस वी मीट, मतलब कि तुमसे मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। होप एवरीबडी डूइंग फाइन, ठीक है, होप एवरीबडी यानी आशा करता हूँ कि सब सही होगा। तो 11 में क्या भरेंगे, तो पहला हो जाएगा इज, होप एवरीबडी इज होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन। आई एम हैविंग अ नाइस टाइम हेयर। आई गेट मीट्स एंड रेगुलर टाइम, ठीक है, यानी कि मैं सही तरीके से खाना पीना खा रहा हूँ, रेगुलर टाइम पे मील अनाज ले रहा हूँ। देयर आर 3 टीचर्स इन द हॉस्टल। हमारे हॉस्टल में 3 टीचर भी हैं। खाली स्थान दे दिया, फिर बोला गाइड मी इन खाली स्थान स्टडीज, ठीक है, यानी कि टीचर जो है हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो 12वां में हम लोग क्या भरेंगे, तो 12वां में हो जाएगा आपका सी यानी कि दे, ठीक है, 12वां में हो जाएगा दे गाइड मी इन खाली स्थान स्टडीज, तो यानी माई स्टडीज। वी खाली स्थान एक कॉमन रूम, तो वी हैव ए कॉमन रूम। वी ऑल सीट एंड द प्ले इंडोर गेम्स देयर एवरी सैटरडे। वी हैव अ फिल्म शो। उसके बाद द हॉस्टल कंपाउंड, तो फिल्म शो इन द हॉस्टल कंपाउंड, यानी कि 15 का हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। अब देखिए क्या बोला गया था बच्चे की तरफ से, बच्चा बोला कि इट्स लॉन्ग सिंस वी मीट, यानी कि तुमसे मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। होप एवरीबडी इज डूइंग यानी फाइन, यानी कि आशा करता हूँ सब अच्छा ही होगा। आई एम हैविंग अ नाइस टाइम हेयर, यानी कि अभी मेरे लिए सब सही समय है। आई गेट मील्स एंड रेगुलर टाइम, यानी हम सही समय पे अनाज ले रहे हैं। देयर आर 3 टीचर इन द हॉस्टल। हमारे हॉस्टल में 3 टीचर हैं जो हमारे पढ़ाई में हमको गाइड कर रहे हैं, और हम लोग सभी एक रूम पे ही रहते हैं, यानी वी हैव कॉमन रूम। वी ऑल सीट एंड प्ले इंडोर गेम्स, यानी हम लोग
खेलते भी हैं और इंडोर गेम्स भी खेल रहे हैं एवरी सैटरडे। हर शनिवार को क्या होता है कि हमारे स्कूल में हॉस्टल के जो कंपाउंड होते हैं वहाँ पर मूवी चलाया जाता है, फिल्म शो दिया जाता है। तो ये रहा आपका ग्रामर सेक्शन का। आगे हम लोग देखेंगे ग्रामर में आगे चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, बोला द मॉडल वर्ब इज यू खाली स्थान टू रिस्पेक्ट द टीचर। तो यू ऑट बोलेंगे, यू ऑट टू रिस्पेक्ट द टीचर। मस्ट भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर ऑट होगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखेंगे 17 नंबर की। नरेशन से पूछा गया द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, व्हाट आई वाज डूइंग यानी कि बी नंबर जो होगा सही आंसर होगा ही आस्क्ड वी मी व्हाट आई वाज डूइंग। एक वीडियो आप लोग के लिए नरेशन का जरूर आएगा जिसमें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे बनाएंगे इसके लिए बता देंगे आपको। आगे पूछा गया है पेसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस यानी कि राम किल्ड रावण। ठीक है, राम किल्ड रावण आपका एक्टिव वॉइस है और इसको बदलना है पेसिव वॉइस में। तो पेसिव वॉइस क्या होगा, राम किल्ड रावण। तो बोल सकते हैं कि रावण वाज किल्ड बाय राम। ठीक है, रावण बाय यानी कि रावण के द्वारा राम को यानी कि रावण वाज किल्ड बाय राम यानी राम के द्वारा रावण को मारा गया। देखिए यहाँ बोला राम ने रावण को मारा और उसका सही आंसर पेसिव में होगा कि राम के द्वारा रावण को मारा गया। तो ये होगा पेसिव वॉइस। उसके बाद 19वां नंबर देखेंगे ही ऑलवेज खाली स्थान ट्रूथ द ट्रूथ यानी ही ऑलवेज यानी हमेशा, हमें हमेशा क्या बोलनी चाहिए, तो स्पीक्स सच बोलना चाहिए नहीं स्पीक्स। उसका 20वां नंबर सी इज खाली स्थान एम ए या बी एड। सी इज खाली स्थान एम ए या बी एड, इसका सेंस होगा सी इज एन एम एड या बी एड। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है दिस इज द बुक खाली स्थान बाउट यस्टरडे। दिस इज द बुक बाउट यस्टरडे यानी दिस इज द विच आई बाउट यस्टरडे। उसके बाद 22वां क्वेश्चन होगा ही खाली स्थान कुक एज हिज वाइफ एज नॉट वेल। ही खाली स्थान कुक एज हिज वाइफ वाज नॉट वेल, जिसका सही आंसर होगा ही हैड टू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर द बॉयज क्या होगा, आर द बॉयज प्लेइंग। ठीक है, आर द बॉयज प्लेइंग यानी बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद है 24वां की आई डू नॉट रिमेंबर खाली स्थान आई सॉ हिम लास्ट। तो आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई सॉ हिम लास्ट यानी कि मुझे याद नहीं कि वो कब मुझसे मिला था। व्हेन मतलब कब मिला था। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है कि सी बाउट अम्ब्रेला। तो इसका सही आंसर होगा शी बाउट एन अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भॉवेल लगा हुआ है, भॉवेल लगा है यू, तो यू जब भी भॉवेल लगा होता है उसके पहले ए एन का यूज होता है। अब देखेंगे हम लोग सेक्शन सी जो है लिटरेचर बुक से दिया गया है। तो 26वां क्वेश्चन पूछा गया हु वाज ब्रूनो यानी ब्रूनो कौन था। ठीक है, ब्रूनो कौन था, तो ब्रूनो दोस्तों एक था स्लॉथ बियर यानी कि भालू था। उसके बाद हम लोग देखेंगे 27वां क्वेश्चन के विच गेम डिड मारिया शारापोवा प्ले। मारिया शारापोवा क्या खेलती है, तो मारिया शारापोवा जो खेलते हैं वो टेनिस खेलते हैं, इसको लॉन टेनिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। बिस्मिल्लाह खान को कौन सा अवार्ड मिला हुआ था। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान को दोस्तों भारत रत्न का अवार्ड मिला हुआ था, लेकिन फिर भी इनको घमंड नहीं था और ये हिंदू और मुस्लिम एकता के परिचायक थे। और इनका जन्म स्थान जो था वो डुमरांव था और बाकी अपने नानी घर में यानी कि काशी में अपना बिताया था और वहीं पर वो इसका क्या बोलते हैं, तो शहनाई वादक कहलाते। भारत के सबसे बड़े शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केजिया वाज एफर्ड फॉर हर। केजिया वाज अफेयर्ड ऑफ हर यानी केजिया वाज अफेयर्ड फॉर हर। तो केजिया जो है किससे डरती थी हमेशा, तो फादर से। आगे जिसके लिए वो पिन क्वेश्चन बनाती है, तकिया बनाती है। आगे क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे हु कुड नॉट टॉक एज द एज ऑफ टू एंड हाफ यानी कि 2.5 एज को किसका था, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का। हु कुड नॉट टॉक एट द एज 2.5 यानी कि 2-2.5 साल के आसपास में कौन नहीं बोलता था, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हु वाज द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ऐसी कौन सी महिला है जो यंगेस्ट है, तो वो संतोष यादव हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट आस्क द विंड टू कम। तो पोइट यहाँ पर पूछ रहा है कि विंड कब आएगा यानी कि हवा कब आएगा, तो 32 का है हवा किस प्रकार से और कब आएगा। ठीक है, तो सॉफ्टली हो जाएगा इसका आंसर 32 का ए। 33वां क्वेश्चन है द सेंट पीटर टर्न द ओल्ड लेडी इनटू अ ओल्ड लेडी द वुड पीकर। ठीक है, वुड पीकर हो जाएगा इसका सही आंसर। उसका 34वां क्वेश्चन बोला गया कि द डक रिक्वेस्टेड टू कंगारू टू गिव हिम। डक जो है यानी बत्तख जो है कंगारू से क्या रिक्वेस्ट करता है, तो रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके पीठ पर लेकर चले यानी राइड कराए। आगे द पोएम रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर कौन सा पोएम लिखे हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो लिखे द रोड नॉट टेकन लिखे और फायर एंड आइस भी लिखे। आगे है खाली स्थान इज अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। कोस्टल उड़ीसा का सबसे
स्मॉल टाउन कौन सा है? तो इरस्मा, उड़ीसा, कालीगुड़ा या रायगढ़, ठीक है, रायगढ़। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा इरस्मा। इरस्मा इसका सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा कोस्टल एरिया का टाउन है। आगे जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम, सू एंड जॉन्सी जो लास्ट लिव चैप्टर है उसमें कहा गया कि जॉन्सी कौन सा बीमारी से जूझ रही थी? तो जॉन्सी दोस्तों न्यूमोनिया से जूझ रही थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पूछा गया द हैप्पी प्रिंस सेंड द सेफरीज टू हैप्पी प्रिंस सेफरीज फ्रॉम द, इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? तो मैच गर्ल, ठीक है, ये सॉरी प्ले राइट हो जाएगा, प्ले राइट हो जाएगा, नहीं 38 का सही आंसर होगा प्ले राइट। उसका 39वां पूछा गया हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम ऑफ फूल्स में जो पूछा गया कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, रियल कल्प्रिट यहाँ पर कौन है? रियल कल्प्रिट, तो उसका सही आंसर होगा मर्चेंट। उसके बाद 40वां क्वेश्चन है ग्रैंड फादर बाउट टोटो फ्रॉम, तो मतलब टोटो के लिए क्या खरीद रखे थे? तो टोटो के लिए टोटो को टोनोगा ड्राइवर से लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी सही जवाब यहाँ पर होगा। तो ये दोस्तों हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग कर लिए हैं, किसका? इंग्लिश का, जो आपके 29 जनवरी को होने वाला जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार से अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे एक अच्छे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।